हेलो एमर्स, आज हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 का दूसरे का पहला क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है इस पूरे क्वेश्चन को इंग्लिश में। ठीक है, एक्चुअल में ये क्वेश्चन हमको दे रहा है वर्ड के रूप में, शब्दों के रूप में दे रहा है, और कह रहा है इस शब्दों का प्रयोग करके आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण की रचना करिए। यानी इन पूरे शब्दों को, यानी ये पूरे शब्द जो कह रहे हैं, ये पूरी घटना जो बता रही है, इसको आपको किस में कन्वर्ट कर देना है? द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट कर देना है। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपका आंसर खत्म। ठीक है ना, यही करना है आपको। तो लिखा गया है इंग्लिश में, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी मीडियम में कोई डिफरेंस नहीं मैं समझता हूँ, इसलिए मैंने क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में लिख दिया है और पढ़ूंगा मैं इसको हिंदी मीडियम में, मतलब हिंदी में पढ़ूंगा। जैसे इसमें लिखा गया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्वेश्चन मिला लीजिए आप लोग, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। जो क्षेत्र की लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है? भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए आते हैं, हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को और इजीली सॉल्व कर लेंगे। कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। मतलब एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, सीधा सीधा आयताकार भूखंड है। आयताकार भूखंड मतलब जमीन का एक टुकड़ा है। भूखंड का मतलब होता है टुकड़ा, प्लॉट का मतलब होता है टुकड़ा, और वो कैसा है? रेक्टेंगुलर है। ये तो सर स्क्वायर में बना दिया, रेक्टेंगुलर ऐसा कुछ होता है। ठीक है, कह रहा है इसका एरिया कितना है? इसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है। भाई कभी भी आयताकार बनाओगे तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ये क्या होती है? इसकी लंबाई, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या होती है? इसकी चौड़ाई। इसको यल मान लो, इसको क्या मान लो? बी मान लिया, बिल्कुल। और हमें पता है कि आयताकार है, तो इसका मतलब अगर ये यल है तो इसके जस्ट सामने वाली जो साइड होगी वो भी क्या होगी? एल होगी। और अगर ये बी है तो इसके जस्ट सामने वाला भी क्या होगा? बी। इसका मतलब लंबाई समान होती है और चौड़ाई आपस में क्या होती है? समान होती है। तो चार भुजाओं में आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी? अगर बराबर होती है तो उसी को हम लोग आयत बोलते हैं। अगर मैं इसकी पहले स्टेटमेंट की या पहले लाइन की मैं बात समझूं तो लिखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू कितना होगा? वो लिखा है 528 मीटर स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि जो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, वो अभी हिंदी में मैं लिखूं तो ये चीज 528 मीटर स्क्वायर लिखा गया है। लेकिन हमने पढ़ा हुआ अपने जीवन काल में, जब हम LKG UKG में रहा करते थे, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, यानी कभी भी जो आयत होता है, यानी रेक्टेंगल का एरिया अगर हम निकालते हैं तो कितना होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। हमने क्या पढ़ा हुआ कि सिर्फ आयताकार भूखंड हो या कोई भी चीज अगर आयताकार है, रेक्टेंगुलर है, तो उसका जो एरिया होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। यही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर, हाँ या ना? बिल्कुल। तो इसका मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान देना, लंबाई को मैं क्या मान लूंगा? L, और चौड़ाई को क्या मान लूंगा? B। तो L इंटू बी कर रहा हूं तो 528 मीटर स्क्वायर आ रहा है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूंगा, बिल्कुल। तो पहली लाइन से जो निकला वो निकाल के रख दिया। ठीक है, ये तो यहाँ तक हो गया। अब दूसरे सेगमेंट में पहुंचते हैं। कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ कितना माना है? लंबाई जो है इस भूखंड की कितनी है? L है ना। ये कह रहा है कि जो लंबाई है, अब देखना मेरे अनुसार L है, ये जो लंबाई L है मेरे अनुसार, वो कह रहा है कि 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसका मतलब कि जो लंबाई है वो चौड़ाई कौन है इसमें? चौड़ाई जो है इसमें, चौड़ाई कौन है? बी है ना। तो चौड़ाई के दोगुने से, चौड़ाई का ट्वाइस कर दूं मैं, चौड़ाई इसका ट्वाइस कर दिया और ट्वाइस करके 1 जोड़ दिया, यानी चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। चौड़ाई का दोगुना करके एक जोड़ दिया, हो गया। इसका मतलब यल जो है, यल इज इक्वल टू 2, चौड़ाई के जगह पे क्या डाल दूंगा? b प्लस 1। होगा कि नहीं होगा? इन L की वैल्यू क्या मिल गई? 2b प्लस 1। अब इस L का मान को, इस L के मान को कहाँ डाल दूंगा? इक्वेशन नंबर 1 में। तो इसका मतलब L का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ L इन इक्वेशन 1। हिंदी में है, इंग्लिश में बात एक ही है। L की जगह पे रख दो, L का वैल्यू रख दूंगा मैं 2b प्लस 1 इंटू बी इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। b का मल्टीप्लाई कर दो तो 2b स्क्वायर, और b का मल्टीप्लाई 1 में तो b इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। और मैं अगर इसको इधर बुला लूँ तो क्या हो जाएगा? 2b स्क्वायर
प्लस यहाँ पे b और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 528 मीटर स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया? ये क्या बन गया आपका द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें सिंपल और सिंपल यहाँ तक तो हो गया मेरा, हाँ या ना। यानी यहाँ पे देखा जाए तो 2b² प्लस b माइनस 528 मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर बार बार लेके कहाँ तक घूमेंगे, इधर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये जब इधर आएगा प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और इधर क्या बचेगा 0। क्या ये द्विघात समीकरण बन गया कि नहीं बन गया? बन गया ना। यानी यहाँ पे बन गया द्विघात समीकरण। तो अगर द्विघात समीकरण बन गया तो आप यहाँ से इसको सॉल्व करना तो है नहीं, हमसे सिर्फ ये बोला था कि द्विघात समीकरण केवल और केवल बनाना है। लिखा है कि जितने भी क्वेश्चन दिए गए इसमें केवल और केवल आपको किस में करना है, द्विघात समीकरण के रूप में करना है। मैंने बना दिया द्विघात समीकरण के रूप में, है ना। अगर हमसे बोलता कि आप इसको सॉल्व करो तो हम सॉल्व करते, लेकिन हमें सॉल्व करने के लिए दिया नहीं है। तो सॉल्व कैसे करते हैं तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी फिलहाल में हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकली जितने भी क्वेश्चन दिए गए उनको द्विघात समीकरण के रूप में चेंज करेंगे। तो कैसे एक प्रॉब्लम को हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में कर सकते हैं, इसको हम लोगों ने यहाँ पे देखा। इसको आप नोट करिए, फिर हम सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। कह रहा भैया कि अभी जो केस है वो कह रहा है कि हमारे पास प्रोडक्ट का मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, गुणनफल। इसका मतलब गुणनफल है क्या, किसका गुणनफल, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब होगा दो क्रमागत धन पूर्णांक, यानी दो क्रमागत धन पूर्णांकों का जो प्रोडक्ट है, गुणनफल है, वो कितना है 306 है। तो हमसे कह रहा है कि आप इंटीजर्स को प्राप्त करिए, यानी वो जो दोनों के दोनों धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, उनकी वैल्यू या उनके बारे में बताइए हमको। हमें बताना होता कुछ नहीं, हमें बस इस केस को किसके अंदर कन्वर्ट कर देना है, हमें कन्वर्ट कर देना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, वहीं पे मेरा सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है ना। हमें ऐसा नहीं कि यहाँ पे सॉल्व करना है और उस दोनों को फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें अभी फिलहाल में सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखना है, ना कि सॉल्व करना। सॉल्व करना हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। यहाँ पे फिर हमारे पास जब ये चीजें रहेंगी, बनी रहेगी, तो आपको फिर इसी को सॉल्व कर लेना है। ठीक है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सर दो क्रमागत धन पूर्णांक क्या होते हैं, यानी टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। भाई इंटीजर्स आप सब लोगों ने सीखा हुआ है कि इंटीजर्स मतलब सर जीरो के इधर जाओगे तो सब पॉजिटिव होगा, है ना, यानी पॉजिटिव वैल्यू होगी, और इधर आओगे तो वही चीजें किस में होंगी, माइनस में होंगी, तो इसी को इंटीजर्स बोलते हैं। तो इंटीजर्स का मतलब राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में क्या होगा, निगेटिव। यानी कोई वैल्यू है, कोई नंबर है, तो उसका पॉजिटिव और निगेटिव और जीरो मिला दिया जाए तो इंटीजर्स बन जाता है। इसने कहा हमको निगेटिव वाला लेना ही नहीं है, इसने क्या बोला, क्रमागत धन पूर्णांक को लेना है। तो धन पूर्णांक लेना है, धन पूर्णांक यहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो के राइट साइड से, यानी इनमें से लेना है। और इसने बोला क्रमागत होना चाहिए भैया, क्रमागत यानी कंसेक्यूटिव होना चाहिए। तो कंसेक्यूटिव का मतलब कि एक के बाद जस्ट दूसरा वाला, ऐसा ना कि कोई गैप हो। अब मतलब क्या है, मतलब अगर मान लीजिए एक है तो एक के बाद नेक्स्ट नंबर पे कौन सा इंटीजर आएगा पॉजिटिव वाले में, दो के बाद कौन सा आएगा, तीन के बाद कौन सा आएगा, चार के बाद कौन सा आएगा, 5। ये पॉजिटिव इंटीजर यही तो हुए। तो इसका मतलब अगर मैं एक के बाद दो ले रहा हूँ, दो के बाद तीन ले रहा हूँ, तीन के बाद चार ले रहा हूँ, चार के बाद 5 ले रहा हूँ, तो ये कंसेक्यूटिव है कि नहीं है, बिल्कुल है सर। अच्छा कंसेक्यूटिव फाइंड आउट कैसे करते हैं हम लोग, मान लीजिए अगर मैं ये एक है तो एक के बाद ये दूसरा वाला कब आ रहा है, जब हम क्या कर रहे हैं, इस एक में क्या जोड़ दे रहे हैं, एक। दो है तो दो के नेक्स्ट वाला इंटीजर्स कौन सा बन रहा है सर, जब हम इसमें एक जोड़ दे रहे हैं। तीन के बाद वाला निकालना है तो कैसे करेंगे सर, तीन में एक जोड़ देंगे। चार के बाद निकालना है तो एक जोड़ देंगे। इसका मतलब अगर मैं कंसेक्यूटिव नंबर कोई भी ले रहा हूँ, जैसे मान लिया मैंने पहला वाला नंबर ले लिया x, तो दूसरा वाला नंबर क्या होगा सर, इसमें एक जोड़ दो तो दूसरा वाला मिल जाएगा। यानी मान लूंगा कि फर्स्ट वाला कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है x, तो दूसरा वाला क्या होगा x+1 होगा कि नहीं होगा, एक जोड़ने पे मिलेगा। ये सर नो। तो सबसे पहला हम लोग यही काम करेंगे, इसको मानेंगे। तो आई होप आप समझ गए क्वेश्चन को। तो मैं मानूंगा, लेट एज्यूम दैट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स is equal to x. So second positive integers is equal to x+1 होगा कि नहीं होगा। पहला अगर x है तो दूसरा वाला क्या होगा x+1, क्योंकि कंसेक्यूटिव बोला, क्रमागत बोला। गैप बोलता तो हम करते, गैप बोलता तो हम कुछ भी ले लेते, है ना। जैसे कंसेक्यूटिव बोला तो लगातार तभी आएगा जब हम एक जोड़ेंगे, समझ आ रहा है ना भाई। 4 के बाद 4 5 आपस में लगातार है कि नहीं है, 5 7 आपस में लगातार है, नहीं सर, गैप आ गया 6 का, समझ आई बात। तो गैप नहीं होगा तभी जब हम x1 जोड़ेंगे। तो अगर मैंने पहला x मान लिया तो दूसरा क्या होगा x+1। ओके,
अब देखिएगा, लेट एज्यूम दैट ये पूरा का पूरा हो गया। अब कह रहा है कि अगर मैं इन दोनों का गुणा कर दूं, इसने यही बोला है ना कि प्रोडक्ट अगर कर रहा हूं मैं इन दोनों का, तो कितना आ रहा है 306। इसका मतलब मैं अगर फर्स्ट वाले और पॉजिटिव इंटीजर्स को और सेकेंड वाले पॉजिटिव इंटीजर्स का गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 306। फर्स्ट वाला कितना है x है, सेकेंड वाला कितना है x प्लस 1 है, इज इक्वल टू तब क्या आ जाएगा मेरे पास 306। गुणा करो x का गुणा x में होगा x स्क्वायर हो जाएगा, x का गुणा 1 में करूंगा तो x हो जाएगा इज इक्वल टू 306। 306 को इधर बुला लो तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 0। खत्म। क्या बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। सर कैसे पता, देखो यार एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 हो गया, b इज इक्वल टू प्लस 1 हो गया और यहाँ पे c इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस 306। तो a b c की वैल्यू मिल जा रही है नहीं मिल जा रही, और a b c मेरा रियल नंबर है, बिल्कुल है सर। क्या a 0 है, नहीं सर a 0 नहीं है कि नहीं, इस फॉर्म में है a b c की वैल्यू रियल नंबर है, a 0 नहीं है, तो ये तो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, तो इसको भी आप क्या करिए फटाक से नोट करिए, तब मैं थर्ड क्वेश्चन लिखता हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये वर्ड प्रॉब्लम में लिखा गया कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यानी हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो भैया जिसके बारे में पूछा है, किसके बारे में पूछा है, रोहन की वर्तमान एज के बारे में पूछा है, यानी प्रेजेंट एज के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले मान लो, लेट एज्यूम दैट रोहन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर। ठीक है, यानी रोहन की इस समय कितनी आयु है, x ईयर है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करो। क्वेश्चन में लिखा है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी रोहन की जो मम्मी है वह रोहन से कितने साल बड़ी हैं, 26 साल बड़ी है। ओल्डर देन हिम का मतलब उससे, रोहन से उसकी मम्मी कितने साल बड़ी है, 26 साल। तो इसका मतलब अभी हमने माना है कि रोहन की इस समय वर्तमान आयु कितनी है, x ईयर है। भाई ये वर्तमान आयु माना मैंने यहाँ पे कि वर्तमान आयु किसकी, रोहन की, वो x साल है ना भाई, इतना लिखने की जरूरत नहीं ना, हिंदी समझ तो जा ही रहोगे। तो वर्तमान आयु x साल है, तो रोहन की मम्मी की आयु कितनी होगी, तो सर अगर ये x है तो मम्मी की आयु 26 साल बड़ी है, तो इसका मतलब x प्लस 26 होगा कि नहीं होगा। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सो रोहन्स मदर एज विल बी x प्लस 26। ठीक, ईयर, यानी रोहन की मम्मी का जो मतलब ये किसके एज है, रोहन की मम्मी का, तो रोहन की मम्मी की मतलब वर्तमान आयु तब कितनी होगी सर, वो होगी x प्लस 26। क्लियर है, बिल्कुल। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इयर्स 3 ईयर फ्रॉम नाउ वी विल बी 360। कह रहा है कि 3 साल बाद, अगर 3 साल बाद देख रहे हो तो 3 साल बाद अगर मैं जाऊंगा आपसे, तो इसका मतलब आफ्टर 3 ईयर, पहले लिख लो, पहले वो चीज समझो कि आफ्टर 3 ईयर। भाई पहले कह रहा है कि 3 साल बाद जाओ, 3 साल बाद मैं जा रहा हूँ, 3 साल बाद जाऊंगा तो अभी रोहन कितने साल का है, x साल का है, और 3 साल बाद कितना हो जाएगा वो x प्लस 3। मान लो मैं 20 साल का हूँ तो 3 साल बाद 23 साल का हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा, यानी 3 साल बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब आफ्टर 3 ईयर में देखूंगा तो रोहन की एज कितनी होगी बताओ, रोहन एज इज इक्वल टू x प्लस 3 ईयर। ठीक, और रोहन्स मदर एज, तो रोहन की मम्मी का एज कितना हो जाएगा, रोहन्स मदर एज इज इक्वल टू x प्लस 26 पहले था, 3 साल इनके में भी बढ़ जाएगा, 3 साल बढ़ गया तो इसका मतलब x प्लस कितना हो गया 29 ईयर। आया कि नहीं बात समझ में भाई, 26 की तो पहले थी, मतलब 26 साल पहले ही बड़ी थी, अब 3 साल बाद 29 साल बड़ी हो जाएंगे उससे। हाँ या ना, ठीक है, समझ में आ रहा है, हाँ या ना, बिल्कुल सर। अब इसका मतलब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये दोनों बातें आई। अब क्या रहा कि अगर मैं 3 साल बाद जाऊं और 3 साल बाद जितनी आयु हो रही है, रोहन की जो आयु हो रही है और उसकी मम्मी की जो आयु हो रही है, अगर इन दोनों का गुणा कर दूं, दैट मीन्स रोहन की आयु x प्लस 3 हो जाएगी, और उसमें मैं गुणा कर दूं रोहन की मम्मी की आयु का, यानी x प्लस 29 का मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा वो 360 होगा। ठीक है, 360 आएगा। अब मैं गुणा कर दे रहा हूँ तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और x का 29 में कर दूंगा तो 29x हो जाएगा, 3 का x में कर दूंगा 3x हो जाएगा,
और यक्स का यहाँ पे कर दूंगा किसके साथ, सॉरी सही है, हाँ ठीक है बिल्कुल, 3 का x में हो गया, फिर 3 का 29 में, तो 29 का गुणा 3 में कर दूंगा, 3 9 27, 2 बच गया, 3 दूना 6 2 8, 87 हो गया, 360 हो गया। अब क्या करो, अब ध्यान से देखो, तो 29 और 3 ऐड कर दूंगा, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 29 और 3 कितना हो जाएगा 32x हो जाएगा, प्लस 87 ऐसे रहेगा, 360 को भी इधर बुला लो, 360 उधर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में, इधर हो गया 0। अब 360 में से 87 को घटा दो, यानी 360 में से 87 को घटाओ तो कितना हो जाएगा सर, 60 घटेगा तो 327 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 273, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 273 इज इक्वल टू 0। और ये क्या बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया। तो फिर से यहाँ पे आपने क्या बना दिया, द्विघात समीकरण, और यही बनाना था। तो यानी इस पूरी कहानी को आपने समझ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर डाल दिया और यही काम करना था, और यही आपका क्या हो गया आंसर। क्लियर है ये बात, हाँ या ना। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका एक और क्वेश्चन बचा है चौथे नंबर का, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और इस एक्सरसाइज को यहीं पे टाटा बाय बाय बोलते हैं, ठीक है। तो फटाफट नोट करिएगा इसको भी। चलिए देखिएगा, लिखा है क्वेश्चन, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। सिंगल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भैया एक ट्रेन है, वो कितना किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 480 किलोमीटर की दूरी को तय कर रही है विथ अ कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब कांस्टेंट स्पीड, यानी उसकी स्पीड बदल नहीं रही है। अगर 40 की स्पीड से चलना स्टार्ट कर रही है तो 40 की स्पीड से पूरा 480 किलोमीटर क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। अगर कह रहा है कि स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड बी, यानी अब क्या हुआ कि मान लो शुरुआत में अगर 40 की स्पीड से चल रही थी तो अब कितना हो गई, 8 किलोमीटर कम हो गई, 8 किलोमीटर पर आवर क्या हो गई, इसकी स्पीड कम हो गई, तो अब कितना में हो जाएगी, 32 हो जाएगी ना। यानी अब 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और कॉन्स्टेंटली चल रही है, यानी इस स्पीड के साथ स्टार्ट कर रही है और इसी स्पीड के साथ वो अंतिम तक 480 किलोमीटर पर आवर की 480 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया कि जब आप स्पीड घटा दोगे तो टाइम तब ज्यादा लग जाएगा, हाँ या ना। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से अगर मान लीजिए अपने सिटी तक जाना है और यहाँ से सिटी तक आप जा रहे हो और अगर आपकी स्पीड तेज है यानी 60 की स्पीड से जा रहे हो तो 1 घंटा लग रहा है। तो आप बताइएगा अगर मान लीजिए आप स्पीड अगली बार कम करके जा रहे हो, यानी 60 की स्पीड से गए पूरे रास्ते भर आपकी स्पीड कितनी रही, 60 किलोमीटर पर आवर रही। अब अचानक से आपने स्पीड हाफ कर दी, स्पीड हाफ कर देने का मतलब 30 किलोमीटर पर आवर कर दी, तब कितना समय लगेगा, तभी भी उतने ही देर में चले जाओगे। मतलब 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे थे तो 1 घंटा लग रहा था, अभी क्या होगा, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाओगे तो क्या उतने ही देर में पहुंच जाओगे, नहीं सर, तब कितना घंटा लग जाएगा, 2 घंटा, हाँ है ना। तो अगर मैं स्पीड को कम करूंगा तो टाइम क्या हो जाएगा, ज्यादा लगेगा, स्पीड बढ़ा दूंगा तो टाइम क्या लगेगा, कम। वही 60 की जगह पे मैं 90 की स्पीड से चलने लगूंगा तो फिर मैं बहुत जल्दी समय में पहुंच जाऊंगा, यानी आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। समझ में आ रही बात। तो वही सेम कहानी है, बहुत कुछ ज्यादा नहीं है। तो सबसे पहली बात हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। भाई लास्ट में देखो किसके बारे में पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है ना, उसी को मानना है, बात खत्म। तो मैं क्या मानूंगा, लेट एज्यूम दैट, मान लेते हैं दैट स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, यानी जो स्पीड है ट्रेन की वो कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, कह रहा है कि अगर मान लो ये स्पीड है, सिंपली यहाँ तक छोड़ देते हैं। अब कह रहा है कि एक ट्रेन है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा ध्यान से सुनते जाना है, 480 किलोमीटर लग रहा है, यहाँ पे मैं टाइम निकालूंगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। मुझे पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है। अगर मान लो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो स्पीड इज इक्वल टू कैसे निकलता है सर, वो निकलता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, हाँ या ना, वो निकलता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी माने हो, x माने हो, यानी x किलोमीटर पर आवर है। डिस्टेंस कितनी है भैया, तो वो है 480 किलोमीटर है। टाइम कितना है, टाइम मान लेता हूँ कितना लगा है t। मान लो यहाँ से यहाँ तक मान लेता हूँ कि a से लेके b तक डिस्टेंस कितना है। पहले केस में फर्स्ट केस यही है कि अगर मान लो डिस्टेंस है 380 किलोमीटर, 380 किलोमीटर की 480 किलोमीटर की डिस्टेंस है और x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो और टाइम कितना लग रहा है, t आवर लग रहा है। कितना आवर लग रहा है, t आवर, ठीक है ना। 480 किलोमीटर और यहाँ पे t आवर हो गया। अब मैं यहाँ पे अगर मैं इसको हटा के यहाँ पे इसको बुला लूँ तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 480
किलोमीटर अपॉन एक्स किलोमीटर पर आवर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। और ये किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, आवर ऊपर चला जाएगा, दैट मीन्स 480 बटा एक्स आवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 480 घंटा। एन टी की वैल्यू ये आ गई, हाँ या ना? तो पहले केस में यही बना भैया कि अगर मान लो स्पीड है ट्रेन की x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस 480 किलोमीटर, तो टाइम कितना लगेगा? 480 बटा x, इतना घंटे टाइम लगेगा। ठीक है ना, इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। अभी क्या किया इसने? अभी सेकंड केस में ये कहा कि सेकंड केस में इसने ये बोला कि भैया मान लो ए से बी तक ही जाना था, अभी भी ए से बी तक जाना है, अभी दूसरी ट्रेन जा रही है, वहीं पे जा रही है जहां से इसने स्टार्ट किया था, वैसे ही यहाँ भी जा रही है। मैं मान ले रहा हूँ कि दूसरी ट्रेन जा रही है, लेकिन अभी क्या कर रही है वो स्पीड, ये इसने स्पीड कितनी रखी थी? x किलोमीटर पर आवर। ये क्या कर रहा है? x माइनस 8, यानी स्पीड कम कर दे रहा है। x किलोमीटर पर आवर थी पहले, लेकिन अभी ये दूसरी वाली ट्रेन 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दे रही है, यानी x माइनस 8 कर दे रही है वो, है ना? तब पूछ रहा है टाइम क्या करेगा। तब यहाँ पे सिंपल कह रहा है कि टाइम जो है वो कितना लग रहा है? 3 घंटा ज्यादा लग रहा है। क्या लग रहा है? 3 घंटा ज्यादा लग रहा है। तो पहले कितना लगता था? t लगता था, लेकिन अभी कितना लगेगा? t+3 लगेगा। समझ में आया? पहले t लगता था, तो अब कितना लग रहा है? t+3। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। तो मैं अगर इस केस को यहाँ पे फॉलो करवाऊं, दैट मीन्स ये तो फर्स्ट केस था, फर्स्ट केस में ये कहानी आ गई टी की। अब सेकंड केस में जाता हूं, तो सेकंड केस में क्या होगा? फिर से वही कहानी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड अब कितनी है? तो सर x माइनस 8 है। सेकंड केस में स्पीड कितनी हो जा रही है? x माइनस 8। डिस्टेंस कितना है? सर डिस्टेंस तो चेंज हुआ नहीं है, 480 किलोमीटर है। और टाइम कितना लग रहा है? सर पहले t लग रहा था, अब 3 घंटा ज्यादा, यानी t+3 आवर लग रहा है। समझ में आया? आया ना? बिल्कुल सर। अब अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ, यानी इसको इधर बुला लूँ, इसको इधर भेज दूँ, तो क्या हो जाएगा मेरे पास? फिर से वही कहानी बनेगी। यहाँ पे जब ये आएगा तो t+3 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 480 बटा x माइनस 8 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर। ध्यान से आप ऑब्जर्व करिएगा, क्या मुझे इस t की वैल्यू पता है कि नहीं पता है? पता नहीं है? पता है बाबू। यहाँ पे हमको क्या है? t की वैल्यू पता है। देखिए यहाँ पे t की वैल्यू तो हमने निकाली है, यानी यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, और समीकरण 1 से पुट द वैल्यू ऑफ t बाय इक्वेशन 1। तो समीकरण 1 से t का मान रखने पर ठीक है। अभी तो कोई जगह बची नहीं है, तो साइड में खाली कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन आप लोगों ने समझ ही लिया है, तो क्वेश्चन को ही खाली कर देते हैं। समझ लिया ना? हमको स्पीड बताना है आपको। पूरा केस बन चुका है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा। मैं अगर यहाँ पे देखूंगा तो क्या होगा? यहाँ पे है मेरे पास समीकरण 1 में अगर मैं रखूंगा तो t के जगह पे रख दूंगा 480 बटा x+3 हो जाएगा। यहाँ किनारे से करते हैं, 480 बटा x+3 हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा मेरा? 480 बटा x माइनस 3। x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 480 प्लस 3 का गुणा x में हो जाएगा पूरे नीचे, x इज इक्वल टू 480 बटा x माइनस 3। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसका इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, इसका इसमें कर दूंगा, तब मेरा जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसानी से बन जाएगा। चलो देखो, पहले इसका इसमें करता हूँ। तो 480 प्लस 3x मल्टीप्लाई x माइनस 3, और इधर हो जाएगा 480 का मल्टीप्लाई x में। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा बारी बारी। देखो 480 पहले x में करेगा, 480x, फिर 480 3 में करेगा, तो 480 का गुणा 3 में कर दो, और यहाँ पे देखो माइनस, यहाँ पे प्लस, तो क्या बन जाएगा? माइनस 3 0 0, 3 8 24, 3 चौके 12, 12 2 14, तो ये हो गया 1440। और फिर क्या हो गया? 480 में दोनों कर लिया, 480 ने दोनों में कर लिया। अब 3x की बारी, 3x x में करेगा तो कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर। 3x यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे माइनस में है, तो फिर माइनस लग जाएगा। 3x 3 में जब करेगा तो हो जाएगा 9x इज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा? 480x हो जाएगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे 3x स्क्वायर को पहले कर लो, 3x स्क्वायर पहले हो जाएगा। अब ये 480x है, ये 9x है, 480 में से 9 चला जाएगा, कितना बच जाएगा मेरे पास? तो बच जाएगा सर प्लस में 471x, क्योंकि ये भी x था, ये भी x था। माइनस इधर कितना है? 1440 इज इक्वल टू 480x। 440x को इधर बुला लो, तो क्या हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 471x माइनस 1440, और इधर आएगा तो माइनस 480x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 471x है, इधर 480x है, क्या होगा? 471 में से 480 क्या हो जाएगा? घट जाएगा? नहीं सर, 480 में से 471 घट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? सर आंसर आ जाएगा हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 3x स्क्वायर, यहाँ पे कर लेता हूँ मैं,
यहाँ पे x है 3x स्क्वायर 4 से मतलब यहाँ पे इसमें से घटेगा तो बचेगा मेरे पास -9x और -14440 इज इक्वल टू 0 और ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बन गया कि नहीं बन गया? यहाँ से आप देखोगे तो सब में 3 मिलेगा, सब में क्या है 3 है, सब में से 3 अगर मैं कॉमन कर लूँ तो अंदर बच जाएगा मेरे पास x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस यहाँ पे बच जाएगा 48 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे ये बच जाएगा। ठीक है, 3 को उधर भेज दो तो 3 की कहानी खत्म, तो बच गया मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 48 इज इक्वल टू 0 और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा बन गया और ये मेरा क्या है आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, हाँ या ना? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तब्दील कर दिया। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, इसको भी नोट कर लीजिए और ये 4.1 एक्सरसाइज खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच एमर्स।